गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको मिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के एनपीओ के रेवेन्यू इनकम्स एंड कैपिटल इनकम के बारे में जिक्र किया। आज हम फिर एक साथ एसोसिएट हुए हैं आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस का जिक्र करने, डिस्कस करने। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैसा होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस की बात करूं मैं तो आपको सबसे पहले ये दो हेड्स का मतलब मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस इन द एनपीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, जो एक्सपेंसेस बार बार हमको पे करने पड़ते हैं मंथली वाइज, जब जब हम उसकी सर्विस लेंगे तब हमको पे करना है, तो तब हम उसको एक्सपेंस को अपन बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसका रिकरिंग नेचर है। क्या है? बार बार लगने वाले खर्चे। अब दुकानदारी जब हम करते हैं तो उसमें भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमको हर महीने लगते हैं, लागू है। जैसे एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी, अब वेजेस, उसके बाद बिजली बिल आपका आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर महीने हम लोग बहुत सारे खर्चे दुकानदारी में भी करते हैं। तो ये तो भैया पूरे सर्विस रिलेटेड बात है। अब सर्विस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें तो खर्चे होने ही है। तो कौन कौन से खर्चे रेवेन्यू है एक्सपेंस और कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंस है वो हमें देखना है। अब कैपिटल एक्सपेंस की परिभाषा क्या है बताइए? जो एक्सपेंस वन टाइम लगता है, जिसके लिए डबल मुझे स्पेंड करना पड़े बहुत समय बाद। कब? जब उस चीज की डेप्रिशिएटेड वैल्यू जीरो हो जाए, तब अगर मैं डबल उसके लिए पे करूंगा तो तब हम उसको कहेंगे इट इज माय कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस का इधर नाम है एसेट, या तो एसेट पे लगने वाली खर्चे, क्योंकि जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं उस दौरान लगने वाले खर्चे जो होते हैं वो वन टाइम ही होते हैं और उसी को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंस। राइट, चलिए तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस मिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सारे एनपीओ के अंदर आ गए। अब इसके अलावा भी जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आपको कुछ नया मिला तो इस लिस्ट में आके डाल देना, उतनी स्पेस छोड़ना है। अब एक्सपेंसेस जिक्र करने के लिए मुझे टाइम लगता नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि इसके एक्सपेंसेस और बिजनेस के एक्सपेंसेस मोस्टली सेम होते हैं। अब देखो, आप ट्रेडिंग के आइटम हटा दो, बाकी जो आप याद करो प्रॉफिट लॉस में जो आप एक्सपेंस लिखते थे मैक्सिमम लगभग वही है। अब सैलरी वहां भी देना है, यहाँ भी देना है ना, पोस्टेज चलेगा वहां भी देना है, यहाँ भी देना है। अब सर यहाँ कैसे होता है? आता है ना कैसे? अब किसी पेरेंट्स को मेरे को पोस्ट भेजना है, लेटर भेजना है मिलने के लिए, और नालायक बच्चा लेके जा रहा नहीं है तो मेरे को उसको रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा ऑफिशियली। किसी बच्चे को टर्मिनेट करना है और पेरेंट्स को लेटर भेजना है तो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सब उसको रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ही भेजते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी बहुत सारे खर्चे सिमिलर नेचर के होते हैं जो बिजनेस में करते हैं, इसलिए इसका जिक्र जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। क्लियर? चलिए अब इसमें ज्यादा थोड़ी टाइम ना करते हुए आज, अच्छा ये सेशन जो आपके पास आएगा बैकएंड में मिलेगा आप सभी को, वो दो पार्ट में मिक्स होके मिलेगा। पहला डिस्कशन अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस, और दूसरा डायरेक्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा के दूंगा मैं उसी क्वेश्चन के अंदर, यानी इसी सेशन के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा के भी आएगा। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जो एक क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, मैंने आपको बताया ना पहला क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा फुल प्लेस एक स्कूल का। किसका? स्कूल का। स्कूल एज ए एनपीओ लेकर हम पूरे हेड्स साल भर के ट्रांजेक्शन कैसे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं और कैसे उससे फाइनल अकाउंट बनता है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे बनता हूँ, और कैसे एडजस्टमेंट बनती है और उससे हम फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। क्लियर? सिर्फ एक एग्जांपल तक के दे रही है। एक एग्जांपल आपके हाथ से गया ना और एक एग्जांपल और विदाउट बैलेंस शीट वाला गया, दो एग्जांपल आपके हाथ चले गए, समझना आपका पूरा एनपीओ क्लियर। फिर बस आपको परफॉर्म ही करना है, फिर मैं आपको परफॉर्म कराऊंगा। क्या करूंगा? यानी मेरे दो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने तक देरी होती है, बस एक बार वो हो गया आपका क्लियर पूरा कंसेप्ट, फिर बस आपको परफॉर्म ही करना है, फिर इतनी गाड़ी स्मूथ जाएगी, टेंशन ही नहीं कुछ भी। शुरू करें? चलिए, सॉरी, हाँ बस बराबर। चलो तो आते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस की मीनिंग पता चल गया। अब एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं? पहला इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस दुकान भी करता है और एनपीओ भी करता है, बराबर कि नहीं? हर किसी को अपनी एसेट प्यारी है और एसेट्स को सेफ असाइड करने के लिए हम एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को सिक्योर करते हैं। कैसे? कुछ खर्चा पे करके, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस क्या है आपको मैंने बताया हुआ है ओसीएम के अंदर। ओके, क्लियर? फिर नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंस। अब देखो बड़े बड़े जो प्रोफेशन में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उनका खुद का टेलीफोन नंबर होता है, आप देखा होगा
टेलीफोन नंबर नहीं हो तो अगर आपका पोस्टपेड, देखो आप बोलोगे सर हम दुकानदारी करते हैं, अब उस दुकानदारी के अंदर अगर मैं अपना पर्सनल टेलीफोन क्या बिजनेस के एक्सपेंस में लगा सकता क्या? नहीं, अलाउड नहीं है, वो ड्राइंग है आपकी, अकाउंटेंट डायरेक्ट उसको डिसअलाउड कर देगा आपसे, क्योंकि उसको इनकम टैक्स अलाउड नहीं करती है एज एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है इट्स ड्राइंग, क्योंकि वो आपका पर्सनल अफेयर है, आपका पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए। तो सर फिर टेलीफोन बिल कौन सा रखना? देखो आप अगर अपने खुद के निजी नंबर भी वापर रहे हो, आप सिर्फ दुकान का शॉप एक लाइसेंस सबके पास होता है, दुकान का शॉप एक लाइसेंस लेकर आप पोस्टपेड कर दो उसको और उसका हर महीने बिल आन दो, वो बिल आप बिजनेस के एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हो। समझा आपको क्लियर? वो बिल आप बिजनेस, क्योंकि एविडेंस क्या है, अब प्रीपेड में एविडेंस मिलता है क्यों हमको? आप बताओ, प्रीपेड में आप कभी दुकान के नाम से बिल सकते हो? नहीं, लेकिन पोस्टपेड में आप फॉर्म के नाम पे भी फोन नंबर ले सकते हो। पोस्टपेड में हर महीने बिल आता है जो आपको पे करना पड़ता है, याद है आपको? तो अब इसमें भी ऐसा होता है कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एनपीओ के नाम पे फोन नंबर लेते हैं और उसका हर महीने का बिल आप बिजनेस के मतलब एनपीओ के एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हो। तो इससे आपको क्या बात समझी, कौन सा एक्सपेंस क्लेम करना है, कौन सा नहीं करना है, समझा है आपको? क्लियर? कल आप अकाउंटेंट बनोगे तो आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। अब आप देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बैंक अकाउंट होता है, वो भी बैंक से ट्रांजेक्शन करता है, तो उस बैंक आए दिन आप देखो बैंक छोड़ती क्या? बैंक बोलेंगी क्या भाई ये एनपीओ है तो जरूर इसको चार्जेस कटते हैं? नहीं, बैंक कमाने के लिए बेटी खुला बोलती, तो सर्विस देंगी तो उसके दुनिया भर के चार्जेस होते हैं, एसएमएस चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, देखा है आपने? आप देखो आपके करंट अकाउंट का साल का मेंटेनेंस चार्जेस लेती है। अच्छा, उसमें भी क्राइटेरिया है बैंकों के, प्रीमियम अकाउंट है कि वो अकाउंट है। अब सब प्रीमियम में तो क्या लोचे, अरे ओवरड्राफ्ट ज्यादा मिलता है उसमें, इसमें कम मिलता है, ऐसा। तो जितना ऊंचा वाला अकाउंट ले लोगे, सर्विस लोगे बैंक की, उतने बैंक आपसे चार्जेस लेगी। तो एनपीओ में भी चार्जेस लगते हैं, वो नॉर्मल चार्जेस बिजनेस में भी है। हमने यही चार्जेस बिजनेस में देखे कि नहीं देखे? तो ये नॉर्मल चार्जेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्या होता है मालूम आपको? अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ लेटर भेजते हैं किसी को, जैसे एग्जाम्पल स्कूल। अब स्कूल को आपको पता है, आपको शिक्षा विभाग को आए दिन हर 2 महीने में लेटर जाते रहते हैं। आप देखो आपके स्कूल के जो क्लर्क्स होंगे, क्लर्क वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में होंगे, तो फॉर्मल लेटर आना रहता ही है, तो पोस्टेज चार्ज लगते रहते हैं। टेलीग्राम आजकल कोई वापरा नहीं, बस लिखना पड़ता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। भैया ये खर्चे तो बाबा पूछो ही नहीं, बहुत सारे होते हैं। अब आप देखो आए दिन आपके नोट्स के खर्चे चलते हैं। अब जैसे स्कूल में प्रिंट आपकी जो बिल बनता है, बिल आपका बिल रिसिप्ट, वो कौन से रिसिप्ट के लिए पन्ने लगते हैं, है ना? स्टेशनरी लगती रहती है, चौक वगैरह स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में। तो यानी प्रोफेशन में ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो बहुत ही खर्चा लगता है। उल्टा बिजनेस में कम लगता है, क्योंकि बिजनेस डील करता है गुड्स से, लेकिन ये एनपीओ डील करता है सर्विस से। तो इससे होता ये है, ये खर्चा जहाँ सर्विस ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। क्या होता है भाई? अगर छोटे मोटे खर्चे हमने किए एनपीओ के अंदर, जैसे कोई गेस्ट आया था, उसको चाय वाय पिलाई, नाश्ता बनाया कभी स्टाफ के लिए, तो ये छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं क्या अलग अलग क्राइटेरिया नंबर गया, मैं उसको एक ही नाम देता हूँ, सन्ड्री एक्सपेंस, साल का एक ही खर्चा, खत्म। ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब देखो स्कूल वगैरह आए दिन सेमिनार्स मीटिंग में जाते हैं, देखा है आपने कभी? एनपीओ के अंदर आप देखो कभी फॉर एग्जांपल अभी एनजीओस आपने देखा होगा, तो एनजीओस कभी ट्रिप पे बच्चों को लेके जाते हैं या कहीं विजिटिंग कराते हैं, तो उसका खर्चा आता ही है, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हम कन्वेंस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब देखो गुरु नानक स्कूल है, अभी कोई तो भी जंगल ट्रिप पे लेके गया था कुछ, तो भी मैंने 2-3 दिन पहले स्टोरी देखी बच्चों की। तो ऐसे स्कूल्स जो आते हैं, जो नॉन प्रॉफिट में आते हैं, ये बच्चों को एनसीसी के लिए या फिर एजुकेशनल ट्रिप के लिए ये लेके जाते हैं, तो ये भी खर्चे लागू है, तो एक्सपेंस आप इसको क्लेम कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ओनर खुद जाएगा घूमने चिकलदरा और आप बोलोगे लिखो इसके बिजनेस में चलेगा नहीं, उसको अकाउंटेंट डिसअलाउड कर देगा, कहेगा। अब इसकी एक एडजस्टमेंट बनती है, क्या आती है एडजस्टमेंट? सुनो, ध्यान दो, आगे बताऊंगा, अभी रहने दो। स्टाफ सैलरी। अब स्टाफ सैलरी जो होती है
जो भी वर्कर्स काम करते हैं, अपन अभी एनपीओ नॉन प्रॉफिट चलता है, लेकिन स्टाफ बोलेंगे क्या भाई आप नॉन प्रॉफिट तो कमाएंगे नहीं। अब गजानन महाराज जी की संस्था है, इतनी श्रद्धा है, चलती है ना, शिरडी की संस्था है, तो संस्थाओं में जो काम करते हैं लोग वॉलंटरी, वो उनको पगार रहती है ना। क्यों रहती है बताओ क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को डिवोट कर देगा तो उनका घर कौन पालेगा? थोड़ा बहुत संस्था देती है फिर, लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पे श्रद्धा भी होती है, क्योंकि वो जो मैन पावर वहाँ पे एसोसिएट है, वॉलंटियर्स है ना, तो वो बहुत कम लेते हैं फीस। वो मेन प्रायोरिटी अपने डिवोशन को देते हैं, यानी डेडिकेशन देते हैं इसमें, भाई मैं डिवोटी हूँ इसके अंदर। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी संस्था है जो एनपीओ बन के चलती है, लेकिन उसमें स्टाफ तो लगता है और स्टाफ को पेमेंट तो करनी पड़ती ही है। क्लियर? फिर एडवर्टाइजमेंट, अब जो दिखता है वही, कल मार्केटिंग पढ़ा है ना, तो एड भी करती है प्रोफेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपका कॉलेज नहीं करेंगे, ऐड करेगा जरूरत पड़ेगी तो। ये तो अभी आपका एलआरटी कॉलेज जो है, अभी थोड़ा ये चर्चा में हुआ है, नहीं तो आपको बता दूं मैं, यही कॉलेज था जो 15-20 साल पहले ऐसे कैंप लगाता था, कैंप, सिंधी कैंप में इधर उधर, भाई हमारे पास एडमिशन लो, हमारे पास एडमिशन लो, हमारा एडमिशन लो। अब थोड़ा ज़्यादा आगे एडमिशन थोड़ा अभी है ना। चलो ओके, नेक्स्ट है अपकीप। अपकीप का मतलब होता है सफाई, साफ सफाई, क्लीनिंग। तो आप देखो जो क्लब्स होते हैं या शादी के लॉन्स होते हैं, वो भी एनपीओ में आते हैं, है ना। तो लॉन वगैरह को साफ सफाई करनी पड़ती है, ग्रास बढ़ जाती है तो कम करना पड़ता है उसको। फिर स्कूल के ग्राउंड होते हैं, लॉन होते हैं, तो उनको भी साफ सफाई करते हैं। उसको अपकीप ऑफ हॉल, लॉन, ग्राउंड जो भी आया लिख के आना है। जैसे बड़ा बड़ा जो हॉल होता है, कोई इवेंट होता है, तो इवेंट में बच्चे आते हैं, कचरा कर देते हैं। अब कचरा करने के लिए साफ सफाई करनी पड़ती है उसके बाद, तो साफ सफाई करने के लिए उसको बोलेंगे अपकीप ऑफ लॉन। क्या बोलेंगे हम? या हॉल या ग्राउंड। अब स्पोर्ट क्लब्स वालों के पास ग्राउंड होता है और स्कूल के पास ग्राउंड होता है, और जो शादी वगैरह कराते हैं सभागृह, सभागृह बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो वो लॉन में, वो हॉल और लॉन होता है। क्लियर पिक्चर? अबे नाम अलग है, हमको सब मिक्स पढ़ना है, इसलिए थोड़ा नाम मैंने आपको मर्जिंग करके दे दिए। एक्सपेंस ऑफ एनुअल फेस्टिवल, अब मैंने आपको बताया था कि आपका स्कूल जो है, आपका कॉलेज जो है, वो एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, राइट। अब ऑर्गेनाइज करता है एनुअल फेस्ट, तो उसको खर्चा आता है बहुत सारा। देखो आप डीजे वजह बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ, दुनिया भर के खर्चे दिखाऊंगा आपने। तो वो खर्चे जो आते हैं, वो खर्चे इसमें हमको रेवेन्यू एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि वो हर साल हमको करना ही पड़ता है एनुअल फेस्ट। फिर नेक्स्ट है, अभी एनुअल फेस्ट नहीं होगा तो एनुअल स्पोर्ट होगा। क्या होगा? एनुअल स्पोर्ट्स। जैसे कोई कोई स्कूल हर साल एक साल एनुअल स्पोर्ट करता है, एक साल एनुअल फेस्ट करता है, तो वो जो भी करेंगे खर्चा आएगा। कोई भी आप इवेंट कर रहे हो तो ये भैया खर्चा लागू है, फ्री में कोई इवेंट होता क्या? पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑफ एनुअल ट्रिप। अब अगर कोई आपको स्कूल कॉलेज ट्रिप लगे, ट्रिप या पिकनिक को, तो उसको भी खर्चा आता है, तो वो खर्चे को अपन रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे, क्योंकि जब जब आप जाओगे तब तब आपको पे करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। तो बेटा इनकम दिखाए ना, जब आपसे पैसे लेंगे वो, तो इनकम में दिखाएंगे वो इनकम एक्सपेंस। देखो इनकम में से एक्सपेंस तो माइनस करने पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस आएगा हाथ में। समझा आपको क्लियर? और जब मैंने आपको यही इनकम फ्रॉम एनुअल फेस्टिवल, इनकम फ्रॉम एनुअल ट्रिप, मैंने आपको रेवेन्यू इनकम बताया पीछे, तो मैंने कहा था कि आगे इसके एक्सपेंसेस भी आएंगे। क्लियर? आपने अगर वो सेशन देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? हम लोग फेयरवेल नहीं देते हैं बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स अ सेकेंडरी मैटर, हम रूट चेंज नहीं कर सकते। ओके देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी प्रायोरिटी ओनली एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एक बात सुनो, हमेशा जिस प्लेस पे आप जो काम कर रहे हो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रायोरिटी तो बेटर। हम साल में एक इवेंट करते हैं और वो आपका एक इवेंट हो चुका है, आपका एनुअल ट्रिप, बस। इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं।
आप हमसे एक्सपेक्ट भी मत करो, हम सिर्फ एक ही चीज डिलीवर करने बैठे आपके लिए, वो है एजुकेशन। आप उसके संबंधित जो बात करोगे हम आपको कोऑपरेट करेंगे। आप बोलो सर एक टेस्ट के 2 टेस्ट लो शाम को भी, मैं ले लूंगा, मना नहीं करूंगा, कोई अवॉइड मना ही नहीं है। आप बोलो उस चीज के लिए मैं खर्चा दिल से करता, लेकिन नहीं, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता है कि एक साल में एक ही बार। कैपिटल एक्सपेंस का बॉयज एंड गर्ल्स हम रूट चेंज ना करें तो बेटर रहेगा। कैपिटल एक्सपेंस मतलब है जो एक ही बार करे और डबल बहुत बार बहुत सालों के बाद करें हम। और दूसरी बात, हम जब जब सर्विस ले तब तक हमको पे करना पड़े वो रेवेन्यू। तो बिजनेस में एसेट्स पे लगने वाले होते हैं ना, इसलिए। क्लियर? तो एसेट परचेज एसेट सोल्ड जो है वो भी आ सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको मैं अलग से क्राइटेरिया दिखाया आपको मैंने। अगर मैंने रेवेन्यू देखो कैपिटल एक्सपेंस और एसेट को मिक्स कर दिया मैंने, तो मेरा एक हेड हट जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फिर आप कैपिटल एक्सपेंस, देखो एक बात सुनो, आपको मैंने रिसिप्ट साइड में 4 क्राइटेरिया आएंगी दिखाया था पीछे, देखो आप नोटिस करो कौन कौन सी। all revenue incomes, all capital incomes, last year assets, all profits, last year assets, current liability। अब अगर मैंने तुमको कैपिटल एक्सपेंस को एसेट बोल दिया तो लास्ट ईयर की एसेट तुम गलती से करंट ईयर की कैपिटल एक्सपेंस समझ के एसेट लिख के आ जाओगे, इसलिए उन दोनों की क्राइटेरिया मैंने अलग ही रखी। समझा? समझा क्या? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस करंट ईयर की एसेट में जाते हैं, इसलिए। ओके? हाँ बोलिए। मैंने पिछले साल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, राइट? ओके, इसके बाद आप डायरेक्ट 5 साल के बाद अगर वैसे ट्रिप कर रहे हो तो उसके बीच में आप दूसरे और जैसे, देखिए मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ, वो नहीं समझ रहा है। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो मुझे एक ही बार करना है, और जब मैं डबल सर्विस लूँ उसके लिए मुझे डबल स्पेंड करना ना पड़े। ट्रिप के लिए आप 5 साल के बाद कर रहे हो ना, तो अब बताओ ट्रिप के लिए मुझे डबल तो भरना पड़ेगा ना। जब जब मैं सर्विस लूंगा तब तब मुझे पे करना पड़ेगा रेवेन्यू। क्लियर? मैं कितनी बार भी सर्विस लूं मुझे डबल पे करने की जरूरत नहीं है कैपिटल। क्लियर? समझा? जैसे वननेस के अंदर तू बोल रहा है सर मेरे ये 10 लाख रुपए ले लो, अब जब भी मैं आऊं या मेरे बच्चे आए आपको फ्री में पढ़ाना है, आपके लिए वो कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन जब आप पढ़ोगे मेरे पास या आपके बच्चे पढ़ने आएंगे मेरे पास और डबल मैं फीस लूंगा तो वो आपके लिए रेवेन्यू। क्लियर पिक्चर? अब जब तक रहूंगा तो ठीक है। हाँ चलो आगे नेक्स्ट। देखो एक प्रोफेशन का एक ड्रॉबैक होता है, आप डिलीवर नहीं कर सकते किसी को। बिजनेस का एक बेनिफिट है ये, आप बिजनेस किसी को भी हाथ दे सकते हो, प्रोफेशन नहीं। प्रोफेशन में नहीं होता है। प्रोफेशन में अगर आप प्रोफेशनल हो, आप सोचोगे कि मैं अपने नीचे की पीढ़ी को दूंगा ये डिलीवर करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास स्किल्स अलग अलग है। अब मेरे दादू टीचर थे, मेरे पापा व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, मैं वापस टीचर बना, तो ये जेनेटिक ऐसा नहीं हुआ। अब अगर टीचिंग जेनेटिक पास होती थी तो मेरे पापा भी टीचर ही होते थे, बट मेरे पापा तो बिजनेसमैन थे। क्लियर पिक्चर? समझा आपको? प्रोफेशन में ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि स्किल्स आप किसी को दे सकते नहीं हो, वो आपके लाइफ तक रहेगी और उसके बाद वो वहां पे ही खत्म होगी। नेक्स्ट जो पर्सन आएगा वो अपनी स्किल से हो सकता है वो प्रोफेशन को एकदम एक्सपांड करे या नीचे लेके आए, बट सेम लेवल पे नहीं आएगा। आगे प्लीज। नेक्स्ट है बिल्डिंग मेंटेनेंस। अब देखो आए दिन एनपीओ की बिल्डिंग्स में आज ये खराब है आज वो खराब, बच्चे जानबूझ के खिड़की से जम से करते हैं, आप देखो तो खर्चा निकलता ही है, जानबूझ के कुछ ना कुछ चालू रहता है, बराबर कि नहीं? बटन जानबूझ के बंद चालू करेंगे, तो ये जो
हरकतें होती है बच्चों की, इससे हमारा खर्चा रेगुलर, आज ये खराब है तो आज वो खराब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ तो बेटा मेरा मेंटेनेंस थोड़ा कम कराओ। हाँ, ऑनरेरियम। अच्छा, बिल्डिंग मेंटेनेंस समझा क्या होता है? स्कूल में भी देखो, आप आए दिन कुछ ना कुछ चालू होता था। आप स्कूल में जाते थे, कहीं ना कोई एरिया में रिपेयरिंग होती ही थी। देखो आप, इतना बड़ा स्कूल था तो ये रोज आए दिन चालू होता है, कुछ ये खराब आज वो खराब, समझा। फिर नेक्स्ट है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब सत्कार करना। अब कभी स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसको नारियल पहनाओ, सॉरी नारियल दो, बेटा टंग स्लिप होती, वो शाल पहनाओ, शॉल पहनाओ, फूल की माला पहनाओ, तो वो फ्री में नहीं आती ना, उसके लिए खर्चा आता, तो वो साल भर का खर्चा जो होता है उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। क्या बोलेंगे? देते ना, मान सम्मान के लिए देते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार जो माइंड इमेज बनाता है, वर्डिंग वो निकल नहीं पाते। मैंने इमेज में शॉल को इमेज किया और नारियल निकल गया मुंह से, एक्चुअल ऐसा होता है, ठीक है। विषय का मुद्दा यहाँ चाहिए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब कोई भी एसेट आप जितनी बार वापरोगे, जितनी बार आप वापरोगे उतनी बार आपको वो एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? अब डेप्रिसिएशन ये बिजनेस में भी था, आप देखो। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये जो खर्चा है ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी नहीं मिलता। पूछो क्यों? क्योंकि ये खर्चा ऐसा है जिसे नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं, ये एक प्रोविजन है। हम जब एसेट वापरते हैं, उसके वापरने पर उसकी लाइफ क्या होती है? कम होती है, घसती है ना। तो वो घसने के लिए हम जब घसारा है ना, उसके लिए अलग से एक प्रोविजन करते हैं हर साल अपने प्रॉफिट कुछ अमाउंट एज ए एक्सपेंस दिखाकर, एज अ, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने आपको डेप्रिसिएशन डिटेल में फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस में दिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर किसी को डेप्रिसिएशन पढ़ना है तो मुझे यहाँ आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। समझा आपको? क्लियर? डेप्रिसिएशन नॉर्मल वर्ड है यार, ये बिजनेस से हो क्या हो तुम। 11 में टॉपिक ही था तुमको डेप्रिसिएशन पूरा, जो एसेट की वैल्यू कम करे उसके लिए प्रोविजन। तो ये खर्चा ऐसा है जिसमें नोटा आती भी नहीं और, तो इसलिए ये खर्चा आपको कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं मिलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट को बोलते रिकॉर्ड करना, तो दैट नोटा आई क्या, कैश आई क्या, कैश आई क्या, मैं रिकॉर्ड नहीं करता। चल, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन। अब कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में आप देखो, हर साल आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एटलीस्ट 3 लैंग्वेज का आपको न्यूज़पेपर रखना कंपलसरी है। स्कूल में भी आपको मालूम है, स्कूल्स में भी गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल बोलो या एनपीओ बोलो चल रहा है, ट्रस्ट वाली स्कूल बोलो, ये सभी स्कूल्स कॉलेजेस में ये न्यूज़पेपर हर रोज के आने चाहिए। अब न्यूज़पेपर वाले 3-4 लाएंगे तो फ्री में तो ना आएंगे, पैसे लगते भैया, लगते नहीं लगते? हाँ, तो जो पैसे लगेंगे उसको बोलेंगे न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, जो हर महीने वाइज से लागू है, हर महीने वाइज लागू है, इसलिए वो मेरा क्या है? रेवेन्यू खर्चा। नेक्स्ट है पीरियडिकल्स। पीरियडिकल का मतलब हर महीने जो लगता है अपने को, मैगजीन वगैरह के खर्चे। मैगजीन्स के आप देखो, मैगजीन में आपको हर महीने मैगजीन आती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप देखो, प्रोफेशन में आप देखोगे ना, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, तो आपको देखो बड़े बड़े लोग मैगजीन के शौकीन होते हैं, तो उनको हर महीने मैगजीन्स आती है। तो वो जो मैगजीन्स के पैसे है उसको बोलते हैं पीरियडिकल्स। क्या होता है हम उसको? हाँ, पीरियडिकल्स। ठीक है, क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस में आए दिन लगने वाले खर्चे, एक छोटू होता है ऑफिस में, तो उसका खर्चा है। हाँ, फिर उसके बाद इन्हें बहुत सारे खर्चे होते ही अपने पास ऑफिस के लगने वाले। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी नॉर्मल खर्चा है जो आप बिजनेस में देखते हो। अगर आप कोई रेंट ले रहे हो प्लेस, तो आपको हर महीने रेंट भरना है, टैक्सेस लागू है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ। क्लियर? फिर नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंस। ये क्लब करता है, स्पोर्ट क्लब्स। अब टूर्नामेंट रखाता है स्पोर्ट क्लब्स, जैसे अकोला क्रिकेट क्लब है, टूर्नामेंट रखाएगा तो उसको खर्चा आता ना,
अब वो खर्चा जो आता है जैसे बॉल का खर्चा, नेट का खर्चा, नेट खराब हो गई, आज ये खराब हो गई, चालू रहता है कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो खर्चे को अपन बोलते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। क्लियर पिक्चर? जनरल एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे। अब मैंने ऊपर सन्ड्री एक्सपेंस लिखा है ना आपको, ये क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंस एक ही होता है, बस दो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जनरल एक्सपेंस बोलता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सन्ड्री एक्सपेंस बोलता है। क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। हर महीने बिजली बिल आता ही है, चाहे दुकान हो चाहे एनपीओ, ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गई कि बिजली बिल लागू, तो वो खर्चे भी हो जाते हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया तो वो एसेट है मेरी, सोलर प्लांट। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में कभी नहीं दिखा मेरे को सोलर प्लांट। देना चाहिए ना उनको, इंस्पिरेशन आता है, नई नई आइडिया मिलती है। अब तुम्हारा वही घसे पिटे हेड्स डालते हैं। बुक की बात नहीं है, पेपर बोल तो बनाऊंगा। नेक्स्ट, हाँ, अब कल को आपके एसपी का लेटर कितना अच्छा आया था, मैंने आपको एक लेटर में बाउंड कर दिया था, कंपनी ये चाहिए और होल्डर भी वही चाहिए। तो ये ऐसा कुछ क्रिएटिव चाहिए, मजा आता। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन। ये हॉस्पिटल के पास आता है। आप देखो हॉस्पिटल के अंदर आपको इमरजेंसी के लिए मेडिसिन रखने ही पड़ते हैं, और खुद का डिस्पेंसरी नहीं भी हुआ तो ये एसओपी है हॉस्पिटल का, क्योंकि इमरजेंसी में कौन सा आ रहा है, ऑपरेशन होने की पड़ रही, तो उतनी मेडिसिन होनी चाहिए। आप देखो जो ये होती है डिलीवरीज का, कौन लड़कियों की होती है, क्या होती है उसको बोलते हैं, नहीं बोलते, गायनोकोलॉजिस्ट। अब गायनोकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल जो होता है आपको मालूम है, वहां पे डिलीवरीज जो होती है गर्ल्स की, मतलब बेबी जो बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न, तो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है ना, अब वो डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कोई बोलते नहीं आता। बेटा ये एक बात बताओ, ऐसे रिएक्शन दिखते हैं जैसे कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ। अरे जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब उसमें क्या हुआ था, अब डिलीवरी के वक्त आपको पता है इमरजेंसी होती है। अब रात को किसी को डिलीवरी करना है लेडीज को, तो वो सुबह तक वेट ना करेगी कि मेडिकल खुल जाए। फिर उनके पास, हॉस्पिटल के पास उतनी इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ होती है कि अगर इमरजेंसी में कोई ओटी करना पड़े तो हम कर सके, हमारा ओटी रुके ना। ये एसओपी हो, क्या है ये, हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। समझा आपको क्लियर? अब सुनो, ध्यान दो। आप देखो जब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे, तो जब कोई लेडीज का डिलीवरी होता है तो आपको वो मेडिसिन यूज करने के बाद आपको एक लंबी लिस्ट देते हैं कि हमने ये मेडिसिन यूज की हुई है, आप हमें वो लाके दीजिए ताकि हम एक स्टॉक में रखें। तो वो खर्चा आता है, तो वो खर्चे को अपन बोलते हैं मेडिसिन एक्सपेंस या मेडिकल एक्सपेंस। अगर डिस्पेंसरी खुद की नहीं होंगी, तो खुद की होंगी हॉस्पिटल की, तो वहीं से मंगा के देंगे वो तो। लेकिन हर कोई हॉस्पिटल बैरल नहीं होता है ना, बैरेबल नहीं होता है कि वो खुद का डिस्पेंसरी खोल के बैठे, इसलिए। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए उतना स्टॉक रखना पड़ता है। हाँ, ओपीडी एक्सपेंस आ सकता है, ओटी एक्सपेंस, ऑपरेशन थिएटर एक्सपेंस आएगा। लेकिन अगर इक्विपमेंट आया तो ऑपरेशन, हाँ थिएटर इक्विपमेंट्स आया तो वो एसेट है मेरी। क्लियर पिक्चर? फिर उसके बाद ड्रामा एक्सपेंस। अब कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको खर्चा आता है, कॉस्ट्यूम चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, रेंट चार्जेस, वो सारे खर्चे। अच्छा, इनकम भी आती है, क्या आती है इसकी, इनकम। अच्छा, एक और बात बताऊं, सुनो मेरी बात। अगर कोई हेड की आपके पास इनकम भी है, रेवेन्यू, और कोई हेड का आपको एक्सपेंस भी है, तो यू हैव टू ऑप्शन। मैं अभी आपको बता रहा हूं, देखो, आइदर इनकम में लिखो, एक्सपेंस डाल दो रेवेन्यू में, और दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, याद करो। यहां तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर सकते हो आप डायरेक्ट आके, और जो नेट इनकम रहेगी वही आउटर में दिखा सकते हो। फिर आपको वो हेड एक्सपेंडिचर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये अच्छे से आपको तब समझेगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करा दूंगा। क्लियर? अब इसके अलावा आपको 2-3 ऐसे एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंस आते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बताओ? हर वो चीज जो मेरे किस पे लगती है, वन टाइम एक्सपेंस लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। अब कैपिटल एक्सपेंस में 2-3 नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए, अब जनरली कैपिटल एक्सपेंस जो है वो एसेट को परचेज करने के दौरान लगते हैं, तो उस लिखिए उसमें एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब मैं कोई एसेट परचेज करूंगा उसके रिगार्डिंग कोई भी खर्चा जो आता है मुझे,
जब तक वो यूजेबल फॉर्मेट में नहीं होती, क्या नहीं होती, यानी यूज करने लाइक जितनी नहीं होती, उसके पीछे लगने वाला खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं अभी तुम्हारी ट्यूशन क्लास में एसी लाई, अब 50,000 खर्चा करके मैंने एसी लाई, लेकिन अगर उसको मैंने फिटिंग नहीं कराई तो वो कोई काम किए क्या, वो यूज हो पाएंगी? तो उसको यूजेबल मोड तक लाने के लिए मुझे उसके ऊपर और खर्चा करना है। तो 5,000 रुपये फिटिंग वाले ले लिए, तो बताओ एसी घर में कितने की पड़ी, 55, लेकिन जो 5,000 रुपये मैंने किए उस एसी को फिटिंग करने के दौरान, वो अब डबल होंगी क्या? तो वन टाइम एक्सपेंस, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंस। अब दुकान से ये ऑर्गेनाइजेशन तक के एसी आई, तो भाड़े वाले ने बोला बाबू 500 लूंगा, मैं ठीक है ले चल, तो 500 रुपये जो मैंने भरे वो भी वन टाइम एक्सपेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, जब तक उसको यूजेबल फॉर्मेट में लाते नहीं हो, उसके पीछे लगने वाला खर्च जो है वो आपका वन टाइम होगा, डबल आपको उसके लिए स्पेंड नहीं करना है, उसको अपन बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, लेकिन वो जब यूज होगा उसके पीछे हर महीने खर्चे लागू है, वो रेवेन्यू। क्लियर पिक्चर? लिखिए अब ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं ये बिजनेस में हमने किए हुए हैं। पहला है वेजेस, वेजेस ऑन एसेट परचेस। अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो उसकी वेजेस जो आएंगी वो भी क्या है, मेरी रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल एक्सपेंस है। फिर अगर कोई बाहर से आ रही है एसेट, इंपोर्टेड, जैसे आप देखो आज अभी क्या आ रहा है, अभी स्मार्ट क्लासेस अभी इंडिया में आ गए, पहले ये इंपोर्ट करने पड़ते थे हमको बाहर से। पहले आपको मालूम टच पैनल आता था, बाहर से आता था पहले, ये अभी नहीं, अभी बाहर से आता है ऐसे, लेकिन अभी क्या हुआ, इंटरमीडिएट इंडिया कंपनी आ गई है बीच में अपनी मार्जिन खाने के लिए। जैसे आप देखो आजकल वो टच पैनल आ रहे व्यू सोनिक के वगैरह वगैरह के, ये सब इंपोर्टेड है, इंडिया में थोड़ी नहीं है, तो ये बाहर से आते हैं, उसके पीछे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। वो अगर मैं डायरेक्ट बाहर से मंगा रहा हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी जो होगा वो भी मेरा वन टाइम एक्सपेंस होगा, तो उसको अपन बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेस ऑफ वेजेस। तो लिख लीजिए वो भी। अब वो कैपिटल एक्सपेंस जो है ना, वो आपको दूर से फोकस हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, आपको मालूम है टैक्स लेती गवर्नमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एसेट परचेस। अब देखो कोचिंग क्लास के लिए टच पैनल क्या होगा, एसेट है ना मेरी, स्मार्ट बोर्ड, वेरी गुड। खैर ये वाला भी एसेट ही है अपनी। हाँ ओके, हाँ बेटा अलग अलग एसिड के लिए अलग भरनी पड़ेगी ना, एक ही एसिड के ऊपर थोड़ी भरनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है, एक चीज के ऊपर कितनी भरी आपने बस। नेक्स्ट, अब उसके लिखिए फिर इरेक्शन चार्जेस। कभी कभार क्या होता है, कोई एसिड जो है बिना फिटिंग के चलता नहीं, तो फिटिंग करना पड़ता है, तो फिटिंग करने को अपन बोलते हैं इरेक्शन चार्जेस। या कोई ऐसा आता है जो पार्टीशन वाइज आता है, पार्टीशन वाइज क्या आता है, हाँ उसको असेंबल करना पड़ता है, तो असेंबल के चार्जेस भी वन टाइम एक्सपेंस है, उसको भी अपन बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंस। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। स्क्रीन का उठ खैर हो, आपने एग्जांपल बताया डिजिटल स्क्रीन का एनपीयू में कोचिंग क्लासेस में। अब उसमें आप सब जो एक्सपांड करते गए पूरे इंडिया में, आप वो अपनी क्लास की कोचिंग क्लास के आउटलेट बनाते गए, तो आप हर बार वो डिजिटल स्क्रीन हर एक क्लास में लगा रहे, तो उस पे तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी अलग। हाँ तो भी वो कैपिटल एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि एक एसिड के ऊपर एक ही पे लगाया हुआ है वो। अगर एक एसिड के ऊपर बार बार आए, जैसे एग्जांपल देखो, अब एसी के फिटिंग चार्जेस मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंस है, अब 2 एसी है तो आप क्या बोलोगे, मैं उसको रेवेन्यू घोषित कर दूं? एक एसिड के ऊपर एक ही लगाई ना हमने फिटिंग चार्जेस, तो इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, इसके ऊपर हर महीने बिजली बिल आएगा, वो रेवेन्यू, क्योंकि एक एसिड वो बार बार खर्च दे रही है मुझे। क्लियर पिक्चर? हाँ, नेक्स्ट लिखिए, वो है इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन का मतलब होता है फिटिंग। कोई एसिड बिना फिटिंग के चलते नहीं है, तो इरेक्शन चार्जेस जो है एक ही बार आएगा। अब इरेक्शन की जगह आप ऑब्लिक करके लिख लो असेंबली चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस का कोई लिखेगा उसको इंस्टॉलेशन, लिख लीजिए आप उसको। फिर उसके बाद देखो रिनोवेशन एक्सपेंस। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिनोवेट कर रहे हो, रिनोवेशन एक्सपेंस, तो वो भी काफी समय बाद होता है डबल। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 मंजिला बिल्डिंग है,
अब एक और बिल्डिंग बनाना, एक और मंजिला बनाना है अपने को, तो इट्स एक्सपांशन रिनोवेशन में आता है, तो वो भी अपना कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि वो भी वन टाइम एक्सपेंस है। समझा आपको क्लियर? तो रिनोवेशन एक्सपेंस इज ऑल्सो अ वन टाइम एक्सपेंस, तो आप उसको भी कैपिटल एक्सपेंस गिन सकते हो। इसके अलावा सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसके अलावा सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर आपको सपोज कोई ऐसा एक्सपेंस दिया है इधर से रेवेन्यू से, और स्पेसिफाइड है, क्या है कि कैपिटल लिख के दिया उसने कैपिटल एक्सपेंस, तो फिर आपको उसको कैपिटल एक्सपेंस लेना है। हाँ, और सेम रेवेन्यू भी ऐसे होगा, जो मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम की लिस्ट दिखाई है, उसमें भी जो रेवेन्यू इनकम में लिखाई है, अगर उसको स्पेसिफिकेशन मिलेगा, बेटा मोबाइल ला इधर, अब इसके अलावा आपको रिनोवेशन हो गया, तो ये और भी सारे इनकम्स एंड एक्सपेंस आ सकते हैं। क्लियर पिक्चर? अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस में से कैपिटल एक्सपेंस स्पेसिफिक दिया रहा है, इट्स अ कैपिटल, तो उसको कैपिटल एक्सपेंस ही ट्रीट करना। और अगर रेवेन्यू इनकम में से भी कुछ इनकम्स को स्पेसिफिक दिया रहा कैपिटल लिख के आया, तो फिर उसको कैपिटल एक्सपेंस आप ट्रीट करना। फिर नहीं बोलना मुझे वहां पे कि सर आपने रेवेन्यू बताया इसको, वो आपको स्पेसिफाइड रखना। जो स्पेसिफाइड नहीं रहेगा तो फिर ये कंडीशन। क्लियर पिक्चर? जैसे आप देखो ये एंट्रेंस फी है ना, एंट्रेंस फी के ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट आती है। 50% ऑफ द एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज। आप 50% कैपिटलाइज बोल रहे हो, तो इसका मतलब 50% रेवेन्यू है। समझा वो क्लियर? और सिर्फ अगर एंट्रेंस फी लिख के आया, नीचे कुछ नहीं दिया उसके बारे में, तो वो पूरा का पूरा कैपिटल ट्रीट करना। यानी जो मैंने आपको हेड लिखा है हेड्स, वो हेड्स कैसे रहेंगे जब कुछ नहीं दिया रहा उनके बारे में। और अगर स्पेसिफिक हेड दिया रहा, अभी कभी कभी आता है एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, तो आपको फिर पूरी एंट्रेंस फी जो है वो रेवेन्यू ट्रीट करनी है। वो आपको एक एग्जांपल तो आएगा नहीं, तब आपको समझेगा नहीं, वो जब आएगा तो मैं आपको करा के देता हूं। क्लियर पिक्चर? चलिए, अब इसी के साथ मेरा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहेगा, उससे हम बनाएंगे पूरा रिसिप्ट में मीन से लेकर फाइनल अकाउंट, और बीच में एडजस्टमेंट कैसे बनती है वो भी आपको सिखाया जाएगा।